हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इतिहास की क्लास में। आज पूरे इतिहास के प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको जैसे कि पता होगा कि आपकी परीक्षा सामाजिक विज्ञान की सबसे अंत में होने जा रही है। हाँ प्यारे बच्चों, यह स्पेशली जो क्लास है, आज की जो हमने क्लास रखी है, वह यूपी बोर्ड को टारगेट करके रखी है। और बोर्ड वाले जो बच्चे हैं हमारे, बिहार, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं उनको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, ये क्लास मैंने यूपी बोर्ड के लिए डिजाइन की है और इस क्लास में केवल वही चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं, उन्हीं चैप्टर्स की प्रैक्टिस कराने वाला हूं जो उत्तर प्रदेश बोर्ड के पाठ्यक्रम में मौजूद हैं। आपको पता होगा कोरोना काल में 70% सिलेबस आपको पढ़ना है, 30% सिलेबस में कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। इतिहास में भी ऐसा हुआ है। तो मैं उन ही प्रश्नों के आपको प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा, उन प्रश्नों को सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा जो आपके पाठ्यक्रम में है। केवल और केवल 3 चैप्टर ही आप लोगों के पाठ्यक्रम में है, इतिहास के ध्यान रखिएगा। और 3 चैप्टर में 2 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं शुरुआत के, इसलिए उत्तर प्रदेश बोर्ड वाले बच्चे इस पूरी क्लास को देखकर जाइएगा। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। इसमें हम एक एक चीजों को चुन चुन कर सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आइए शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारी जो क्लास है, उस क्लास का जो पहला प्रश्न आ रहा है वह आपके स्क्रीन के सामने है। पहला प्रश्न क्या कहता है कि 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन सा था। अगर प्यारे बच्चों, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बेटा अमेरिका। इस प्रश्न का उत्तर बेटा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बेटा अमेरिका। जहां जहां हमको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी वहां वहां हम एक्सप्लेन करेंगे, और जहां जहां एक्सप्लेन करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी हम वहां वहां एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। दूसरा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। कार्न लॉ का संबंध मैं आपको बता दूं, मक्का से था, मक्का से था। अब पूछा है किस देश में पारित किया गया कार्न लॉ, तो आपको मैं बता दूं इसका उत्तर होगा बेटा ब्रिटेन। ब्रिटेन में कार्न लॉ, लॉ मतलब कानून, इसको पारित किया गया था और इसका संबंध बेटा मक्के से था, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न। इनमें से मित्र राष्ट्र कौन थे। आपको मैं बता दूं, यहां पर मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहां पर देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध बेटा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं। ये आपको पता होगा 1914 से लेके 18 तक, ये आपको पता होगा 1939 से लेके 45 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब यहां से पूछा है मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं। क्योंकि ये जो आपका जो चैप्टर है ये तीसरा चैप्टर है, और तीसरा चैप्टर की ये बात कर रहा है बेटा द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे। या अगर प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी पूछ लो तब भी यहां पूछा गया है कि मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे। देखिए, जो आपके दोनों वर्ल्ड वार हैं मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में लड़े गए, मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस वगैरह इसमें शामिल थे। और अगर मैं धुरी राष्ट्रों की बात करूं बेटा तो धुरी राष्ट्रों में जर्मनी वगैरह या ओटोमन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया वगैरह ये देश आते थे। तो यहां पर हमसे मित्र राष्ट्रों के बारे में पूछा है तो ब्रिटेन भी था, फ्रांस भी था, रूस भी था। तो अगर आपने इसका प्रश्न का उत्तर ए लगाया है तो आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है। और दोनों विश्व युद्धों में बेटा मित्र राष्ट्रों की ही विजय हुई। दोनों आपके विश्व युद्ध हुए, इनमें मित्र राष्ट्रों की ही बेटा विजय हुई। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है कभी कभार। चलिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, बड़ा ही खूबसूरत है। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को
क्या कहा जाता है? एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? अगर आपने उत्तर लगाया है बेटा बी, तो आपका उत्तर सही है। इसको बेटा रेशम मार्ग के नाम से भी जानते हैं। इसको रेशम मार्ग के नाम से भी हम लोग बेटा जानते हैं। चलिए, ये चौथा प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न करते हैं बेटा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, वीवीआई है बेटा, ये अर्थशास्त्र का वीवीआई प्रश्न है। इनमें से कौन ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें हैं? कई बार पूछा गया है इस प्रश्न को कि इनमें से कौन ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें हैं। जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें, अगर आपने इसका उत्तर बी चुना है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, तो इसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं इन दोनों के हेडक्वार्टर के बारे में बात करूं, आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और वर्ल्ड बैंक का मतलब आप जानते हो। इन दोनों के हेडक्वार्टर बेटा वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी कहां पर है बेटा? वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में है। इन दोनों के हेडक्वार्टर बेटा अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। इस बात को क्लियर कर लीजिए, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है। जो वीवीआई है मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। विश्व में, अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व में महामंदी किस वर्ष आई थी? वीवीआई, इसको भी आप वीवीआई के फॉर्म में देखिए क्योंकि ये बहुत वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। विश्व में महामंदी किस वर्ष देखी गई या किस वर्ष आई? अगर आपने इसका उत्तर एक चुना है 1929, तो आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है। आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बहुत खूबसूरत प्रश्न, वीवीआई, ये भी बेटा वीवीआई प्रश्न है। पूछ रहा है रिंडरपेस्ट क्या है? रिंडरपेस्ट क्या है? वीवीआई है बेटा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल ऑप्शन में से अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि रिंडरपेस्ट क्या है। रिंडरपेस्ट क्या है बेटा? रिंडरपेस्ट बेटा एक बीमारी है और यह बीमारी पशुओं की बीमारी है। प्लेग की भांति फैलने वाली बीमारी है ये। इसकी पशुओं की बीमारी है। इसकी बीमारी है बेटा, पशुओं की बीमारी है रिंडरपेस्ट, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। बहुत खूबसूरत प्रश्न आ गया, ये भी वीवीआई है बेटा। ये क्या है? ये भी वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? मैजनी का संबंध किस संगठन से था? ये ध्यान रखिएगा बेटा, इसको मैं होमवर्क के रूप में आपको देने जा रहा हूं। होमवर्क के रूप में इस प्रश्न का जवाब आपको देना है इस कमेंट के नीचे। अगर मैं मैजनी की बात करूं तो मैजनी के द्वारा दो संगठन और बनाए गए थे। इसका नाम, एक का यंग यूरोप और एक का बेटा यंग इटली था। यंग इटली और यंग यूरोप ये भी मैजनी के द्वारा बनाए गए ही संगठन थे। इस चीज को आप थोड़ा याद करके चलिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे होमवर्क के रूप में बताएंगे। जब ये कक्षा समाप्त होगी तो इसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। समझ में आया? मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? 9वां प्रश्न, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? बहुत खूबसूरत प्रश्न है, इसका उत्तर आप मुझे बताइए। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? फटाफट जल्दी बताएंगे। फटाफट बताएंगे। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? प्रश्न पूछा गया है, काफी अच्छा प्रश्न है। चलिए सर जी इसको होमवर्क के लिए दे दीजिए। चलिए हमने होमवर्क दे दिया, हमने होमवर्क के रूप में दे दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्या है, हम तो फकीर हैं,
झूला लेके चल देंगे कहीं भी। 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न क्या है? सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ? बेटा ये इंपोर्टेंट है? नहीं बेटा, ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ? सेडान का युद्ध बेटा किन के बीच हुआ? ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत बड़ी प्रश्न है। फ्रांस व प्रशा के बीच, फ्रांस और प्रशा के बीच में बेटा सेडान का युद्ध लड़ा गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मुझे लगता है यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत बेटा नहीं होगी। चलिए, हाँ सर जी कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे चलते हैं फिर। बिस्मार्क निम्न में आई, बीवीआई, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क, चलिए बताइए इसका उत्तर। जब तक मैं बता दूं, जो ऑटोवन बिस्मार्क था, बिस्मार्क जो था बेटा, इसने जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्मनी का एकीकरण का जो श्रेय है, जर्मनी का एकीकरण का जो योगदान है, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व तो बेटा बिस्मार्क, बिस्मार्क बेटा एक कूटनीतिज्ञ था। आपसे पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में पूरा हुआ? आप बताओगे ओटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में पूरा हुआ, और इसी ने बेटा रक्त एवं लोहे की नीति चलाई। ये भी पूछ लेता है कभी कभार कि रक्त एवं लोहे की नीति किसके द्वारा चलाई गई। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12, हंगरी की भाषा, प्रश्न नंबर 12, हंगरी की भाषा क्या थी? जल्दी बताओ बेटा इसका उत्तर क्या होगा? हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? इसको मैं आपको होमवर्क के लिए बेटा छोड़ रहा हूं। आप ये मत कहिएगा सर हमको होमवर्क क्यों दे रहे हो, क्योंकि आप होमवर्क लोगे तो कहीं ना कहीं रिवीजन भी करोगे कि सर ने होमवर्क दिया है तो कौन से चैप्टर का है, कौन से चैप्टर का नहीं है, आप किताब भी उठाओगे। प्रश्न नंबर 13, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? जो यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था बेटा, उसमें किसकी पराजय हुई? बताइए बेटा। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम था बेटा, उसमें किसकी पराजय? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? फटाफट बताइए। जल्दी बताइए। चलिए फटाफट बताइए, यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम है इसमें किसकी पराजय हमको देखने को मिली? इंपोर्टेंट नहीं है ज्यादा, ध्यान रखिएगा। चल, यूरोपीय सभ्यता का पालना देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना देश को कहा जाता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ये प्रश्न थोड़ा मुझे सही से दिख रहा है लेकिन इंपोर्टेंट इतना भी नहीं है बेटा, फटाफट बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न उसने पूछा है, फटाफट बताइए बेटा क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा? फटाफट बता दीजिए। हाँ सर जी, होमवर्क दे दीजिए इसको। चलिए इसको भी हमने होमवर्क में दे दिया। ये तीनों चारों प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ज्यादा इंपोर्टेंट सा मुझे लग रहा है। चलिए ये दोबारा आ गया। हाँ
यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? बताइए। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? फटाफट मुझे बताइएगा, इसका उत्तर क्या होगा? फटाफट बताइए, जल्दी बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर बताइए क्या होगा? चलिए देखो, मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूं। देखो, इसका उत्तर शिवाजी नहीं होगा, बहादुर शाह जफर नहीं होगा। इन दो में से इसका उत्तर है, आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक, चलिए, इसका लास्ट में मैं आपको उत्तर बताऊंगा। हाँ, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 16वां प्रश्न, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण बेटा क्या था? बताइए इसका उत्तर। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रजातंत्र शासन, गिरफ्तारी शासन, निरंकुश शासन। यहां से कई सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने उत्तर सी लगाया है तो आपका उत्तर सही है। फ्रांस की क्रांति बेटा, कुछ फैक्ट देख लीजिए। फ्रांस की जो क्रांति है, मैंने आपसे पहले ही कहा, जो इंपोर्टेंट या जो फैक्चुअल लगेगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई और था उस समय जो राजा था, फ्रांस की क्रांति के जो समय जो राजा था, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, वो राजा कौन सा था? राजा लुई 16वां था। कौन सा था बेटा? लुई 16वां राजा था जब फ्रांस की क्रांति हुई और निरंकुश शासन की वजह से वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया था। इतना ही आप याद रखिए यहां से। इसके अलावा वैसे ये कक्षा 9 में है फ्रांस की क्रांति वाला चैप्टर, और कहीं नहीं है, और आपके में थोड़ा बहुत है ये। 17, गांधी जी ने, ये वीवीआई देखो, गांधी जी का जहां प्रश्न आ जाए वो सारे के सारे वीवीआई हैं। गांधी जी ने किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जहां पर भगत सिंह। भारत में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर है, वो कहीं का कैसा भी प्रश्न हो, सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है। बताइए, किस कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता बेटा गांधी जी ने की थी? अगर आपने उत्तर 1924 लगाया है तो आपका उत्तर सही है। वो अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन, 1924 में हुआ। और बेलगांव बेटा कर्नाटक में पड़ता है। बेलगांव बेटा कर्नाटक में पड़ता है। ये गांधी जी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूं, रिवीजन के तौर पर आप उन बातों को देखिए। महात्मा गांधी के बारे में आप चीजें देख लीजिएगा। यहां मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं महात्मा गांधी जी से संबंधित। जन्म अनम के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि सारे बच्चे आप लोग जानते हो। गांधी जी सबसे पहले 9 जनवरी 1915 को कहाँ आते हैं? भारत वापस लौट के आते हैं। कहाँ पर? भारत वापस आते हैं। भारत वापस आते हैं और इसी दिन बेटा प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। मैं गांधी जी के बारे में सारी बातें बेटा यहां पर लिखने वाला हूं। उसके बाद 1916 में गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1916 में की। 1917 में बेटा गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन होता है। इसका नाम है चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। राजकुमार शुक्ल के कहने से ये बिहार चंपारण गए थे, जहां पर आंदोलन इन्होंने किया। और मैं बताऊं आपको, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ये कई बार पूछा है। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है। पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है, इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद 1918 में गांधी जी ने 2 लगातार आंदोलन किए। एक तो बेटा खेड़ा एवं अहमदाबाद वाला।
अहमदाबाद। उसके बाद गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन। तो जैसे जैसे गांधी जी के बारे में प्रश्न आते जाएंगे मैं इसके आगे और बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न इनसे बनते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर इसी को डिस्कस करके आगे निकलता हूँ, क्योंकि हमको बहुत सारे प्रश्नों को भी देखना है। तो इसका उत्तर क्या है? 1924। चलिए ये नोट करते जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखो यहाँ पर ये आगे 18वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? अभी मैं आपको बता रहा था कि इस प्रश्न आगे आने वाले हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व बेटा महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। और इसी आंदोलन के दौरान सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसका है? तो ये है बेटा आपके महात्मा गांधी जी का, जो अगस्त 1942 में जो आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, उस आंदोलन के दरमियान गांधी जी ने इस नारे को दिया था। तो फिलहाल इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए 19वां प्रश्न, दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? दिल्ली। अब कहोगे सर दिल्ली से पहले भी कोई राजधानी थी? हाँ, तो बेटा पुरानी राजधानी जो भारत की थी, बेटा पुरानी जो राजधानी भारत की थी वो कोलकाता थी। कौन सी थी बेटा? कोलकाता थी। कौन सी थी बेटा? कोलकाता। लेकिन जो दिल्ली है वह 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी बनती है। दिल्ली से पहले हमारी राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, लखनऊ समझौता किस वर्ष पारित हुआ? या किस वर्ष हुआ? पारित नहीं हुआ, सॉरी, किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? जल्दी बताइए बेटा। अगर आपने उत्तर चुना है 1916 तो आपका उत्तर बेटा सही है कि लखनऊ समझौता 1916 में होता है। हमको इसका उत्तर पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? ये सारे के सारे वीवीआई हैं। एक सारे के सारे प्रश्न वीवीआई हैं बेटा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? सारे के सारे प्रश्न वीवीआई हैं। ध्यान रखना, कोई भी इन प्रश्नों को हल्के में मत लेना, वरना वो पछताएगा। फिर क्या होगा? वरना वो पछताएगा। मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं, वो पछताएगा बेटा। बताइए इसका उत्तर, बताइए क्या होगा? चलिए इसका उत्तर क्या होगा? अगर आपने इसका उत्तर सी लगाया है तो इसका उत्तर बेटा सही है। चलिए आगे चलते हैं। 1919 में किस शहर में खिलाफत समिति का गठन किया? आपको कई बार बताया है, खिलाफत समिति का गठन 1919 में हुआ। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि खिलाफत समिति का गठन कब हुआ। खिलाफत समिति का गठन कब हुआ? 1919। पहला प्रश्न तो यहां से बन सकता है। अब वो पूछ रहा है किस शहर में हुआ बेटा, तो यह बॉम्बे में हुआ और अली बंधुओं के द्वारा, इसके द्वारा अली बंधुओं के द्वारा इसका गठन बेटा किया गया, क्योंकि उस समय खिलाफत आंदोलन की स्थिति तैयार हो रही थी। तो इसका उत्तर बेटा बॉम्बे। चलिए आगे चलते हैं। अवध किसान सभा की स्थापना की, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है बेटा। अवध किसान सभा की स्थापना किसने की? बताइए। अवध किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? अवध किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? जल्दी बताइए, इसका उत्तर क्या होने वाला है? अगर आपने उत्तर चुना है पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, ए भैया कोई बाबा रामदेव मत समझ लेना, ये बाबा रामदेव नहीं है, ये बाबा रामचंद्र हैं। तो अवध किसान सभा की जो स्थापना पंडित नेहरू और बाबा रामचंद्र के द्वारा की गई।
चलिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया। मैंने आपको बताया कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया चोरी चोरा कांड के बाद, तो कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता गांधी जी से नाराज होकर अपनी दूसरी पार्टी बना ली, तो वह स्वराज पार्टी थी। तो इसका गठन बेटा 1923 में हुआ। लेकिन किसने किया ये पूछा है। ये किया था सी.आर. दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। उन्होंने ही स्वराज पार्टी का गठन किया था कांग्रेस से नाराज होकर। ए भैया बाबा रामचंद्र आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 26, बाबा रामचंद्र कौन थे? सन्यासी, आधा ना होना चाहिए। बाबा रामचंद्र कौन थे? ए भैया बाबा रामदेव मत समझ लेना। कोई कोई तो बच्चा सोच रहा होगा सर बाबा रामदेव कहाँ से आ गए यहाँ इतिहास में। बाबा रामदेव तो भी जिंदा है, तो बाबा रामदेव नहीं है, बाबा रामचंद्र है। अगर आपने उत्तर लगाया है सन्यासी, तो आपका उत्तर बेटा सही है। चलिए आगे चलते हैं। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पूना समझौता बेटा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। बस यही पूछा है आपसे कि कौन से वर्ष में हुआ था पूना समझौता, या इसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है। अगर आपने उत्तर लगाया है 1932, तो आपका उत्तर सही है। यहां पर मैं आपको कुछ बातें और बताने वाला हूं, इसको यहां पर देखिए। देखो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, गोलमेज सम्मेलन 3 हुए, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन बेटा टोटल 3 हुए। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में हुआ करते थे। पहला हुआ बेटा 1930, दूसरा हुआ बेटा 1931, और तीसरा हुआ बेटा 1932। जिस समय पूना पैक्ट हुआ था उस वर्ष, उसी वर्ष आपका गोलमेज सम्मेलन। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गया? तो वो भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। लेकिन अगर गांधी जी का पूछे तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ, वहां पर इन्होंने शिरकत की, उसमें भाग लेने के लिए ये लंदन पहुंचे। आइए आगे चलते हैं। 28वां, ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया था? फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या होगा। फटाफट मुझे बताइए इसका उत्तर क्या होगा। फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। जहां मुझे लगता है कि एक्सप्लेन कर देना चाहिए, मैं वहां कर देता हूं। चलिए हाँ, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहा है, वीवीआई लग रहा है मुझे। दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जगह है, एल डोराडो क्या है? फटाफट बताइए। एल एल डोराडो क्या है? अगर आपने उत्तर सोने के लिए प्रसिद्ध है बेटा, ये इसके लिए सोने के लिए ये प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा सी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश भेजती? भैया अफीम, चरस, गांजा। हाँ हाँ, नशेड़ी ऐसे लोग पीते हैं, बाबा वगैरह अफीम चरस गांजा ही तो पीते हैं। ए भैया मास्टर नहीं पीता, ऐसे मत कह लेना कि मास्टर पी रहा है। हैं? बताइए इसका उत्तर बताइए। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश भेजती थी? अगर आपने उत्तर लगाया है चीन,
तो आपका उत्तर है बेटा सही। क्या है आपका उत्तर? सही। चलिए आइए आगे चलते हैं। 19वीं सदी के गिरमिटिया मजदूर को अक्सर वर्णित किया गया, वर्णित किया गया, वर्षित नहीं वर्णित, गिरमिटिया मजदूर हुआ करते थे, उनको किस नाम से जाना गया? बताइए, फटाफट बताइए। ये जाना गया बेटा गुलाम की नई प्रणाली के नाम से। जो गिरमिटिया मजदूर हुआ करते थे, अनुबंध जो मजदूर हुआ करते थे, उनको गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता था। चलिए, ओहो, अब आए हैं आपके वीवीआई प्रश्न। अब आए हैं आपके वीवीआई प्रश्न। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? जल्दी बताइए मुझे, इसका उत्तर क्या होगा? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? अगर आपने उत्तर चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो आपका उत्तर है बेटा सही। इससे पहले कि मैं कुछ घटना के बारे में बता देता हूं। 1919 में बेटा, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट अंग्रेज सरकार के द्वारा, रॉलेट एक्ट अंग्रेज सरकार के द्वारा लाया गया। और इस एक्ट में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उठा के गिरफ्तार किया जा सकता है, उस पर मुकदमा किया जा सकता है। इस कारण भारतीय लोग नाराज होकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऐसे ही अमृतसर में एक जगह पड़ती है जलियांवाला बाग, वहां पर सारे लोग बैठ के आराम से अपनी गुफ्तगू कर रहे थे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो एक व्यक्ति था जनरल डायर। कौन? एक व्यक्ति था जनरल डायर। डायन नहीं, डायन मत समझ लेना, जनरल, जनरल डायर पुलिस का अधिकारी था ये। है कोई तो डायन समझ लेगा, डायन, सर डायन के बारे में बात कर रहे हो। इसने क्या किया? इसने अंधाधुंध गोली बरसाने का आदेश दिया, बहुत सारे बेगुनाह लोगों की मृत्यु हुई। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इसीलिए मैंने गांधी जी के बारे में बहुत सारे फैक्ट आपको पहले ही बता दिए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? अगर आप उत्तर लगा रहे हो 1916, तो आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है। आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है। चलिए, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में, सन 1919 ईस्वी में पारित किया। इसी को बेटा काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून भी कहा जाता है, इसी एक्ट को काला कानून के नाम से भी जानते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू तो इसको बिना वकील बिना दलील का एक्ट भी कहते हैं। तो ये बेटा 1919 में पारित किया। अगर 18 की बात करूं, 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा हुए, आपको पता होगा। अगर मैं 1920 की बात करूं, तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ बेटा। असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन बेटा 1920 में शुरू हुआ। फिलहाल उसने रॉलेट एक्ट के बारे में पूछा है, तो 1919 में बेटा खत्म मतलब बनाया था इस एक्ट को। चौथा प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की? वीवीआई। देखो, ये जो चैप्टर है ना, भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर के सारे प्रश्न आप लोगों के वीवीआई हैं, ध्यान रखना। सारे के सारे प्रश्न बेटा वीवीआई हैं, कोई भी हल्का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की? बंबई, गया, नागपुर या लाहौर? फटाफट इसका उत्तर बताइए मुझे, फटाफट से इसका उत्तर बताइए। अगर आपने अगर आपने इसका उत्तर चुना है लाहौर, तो आपका उत्तर बेटा सही है। 1929 कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 1929 लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। और इसकी अध्यक्षता बेटा, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जो बाद में जाके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। इन्हीं को चाचा नेहरू कहते हैं। इन्हीं का वो बाल दिवस, इनका जो जन्मदिन है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारत माता की पहली तस्वीर किसके द्वारा बनाई गई?
भारत माता की जो तस्वीर आप देखते हो, जो जहां भी हमको दिखाई देती है, वह तस्वीर किसके द्वारा बनाई गई सबसे पहले, बताइए। हाँ, अगर आपने इनका उत्तर चुना है ए, तो आपका उत्तर सही है। सर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया? आपका राष्ट्रगान लिखा, आपके देश का और बांग्लादेश का राष्ट्रगान इन्होंने लिखा, जनगण मन अधिनायक जय है। साथ ही साथ राष्ट्रगान को गाने की अवधि 52 सेकंड है, और अगर कोई विशेष स्थिति है तो कम से कम 20 सेकंड तो हमको लगानी चाहिए। 20 सेकंड से कम में हम लोग नहीं निपटा सकते। फिलहाल इसका उत्तर ए हो जाएगा। अभी देखो, छठवां प्रश्न आ गया, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जनरल डायर। किसने बेटा? जनरल डायर ने। किसने बेटा? जनरल डायर ने गोली चलाने की बेटा आज्ञा दी थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है बेटा? बताइए, यह कथन किसका है? सत्याग्रह जहां नाम आएगा, यहां हमारे बापूजी को याद किया जाएगा, हमारे राष्ट्रपिता को याद किया जाएगा। सत्याग्रह जहां जहां आएगा, वहां सबसे पहले गांधी जी को याद किया जाएगा। ओ, मोतीलाल नेहरू तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। सी आर दास यानी चित्तरंजन दास, जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, इनके साथ मिलकर बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, ये स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक का है। हमारे गरम दल के प्रमुख नेता माने जाते थे, और बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाने का काम भी इन्होंने किया था। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा हुई कि अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें गांधी जी ने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो। डू एंड डाई, करो या मरो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अगस्त 1942। बच्चे कहते हैं सर ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। नहीं, आपको सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है। क्या पढ़ना है बेटा? आपको केवल सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है, जो पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपका बहुत सारा सिलेबस यूपी बोर्ड में नहीं पूछा जा रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, ये चैप्टर वो चैप्टर। नहीं, जितना हम पढ़ा रहे हैं आज, क्योंकि आज की जो क्लास है वह यूपी बोर्ड स्पेशल है, यूपी बोर्ड स्पेशल है। तो सर क्या और बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते? उनके में भी तो भैया ये चैप्टर हैं, वो भी देखेंगे, उनके भी काम का है। ऐसी क्या बात है, उनसे कोई लड़ाई थोड़ी है। ठीक, चलिए। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? अगर आपने उत्तर चुना है रॉलेट एक्ट, तो आपका उत्तर सही है। गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी 1909 ईस्वी में, हिंद स्वराज। कौन सी? हिंद स्वराज। ये पूछ ली जाती है बेटा। हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी, और इसमें गांधी जी ने बताया था कि किस तरीके से अंग्रेजों को हम लोग सहयोग करते हैं। अगर उनका असहयोग करना हमने शुरू कर दिया तो अंग्रेज कुछ ही समय में छोड़ के चले जाएंगे। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण रॉलेट एक्ट था, और भी कारण थे, ऐसी बात नहीं। देखो ये रिपीटेड आ गया। करो या मरो का नारा किसका था? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, एम के गांधी का, महात्मा गांधी का। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया? पीवीआई बेटा, पीवीआई। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया? बताइए, फटाफट बताइए। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां पर किया? अभी शुरुआत में मैं बता चुका था आपको, 1917 का चंपारण आंदोलन, 1917 ईस्वी में है, किसानों से संबंधित था। सारी बातें हमारी हो चुकी हैं, ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता होगा 1918 में अहमदाबाद, आपको पता होगा खेड़ा आंदोलन 1918 में। यहां पर आपके लिए एक नई चीज है, बारदोली सत्याग्रह। यहां पर आपको बारदोली सत्याग्रह के बारे में बता दूं, यह 1928 ईस्वी में हुआ, और इसका जो नेतृत्व है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी आंदोलन में
सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दी थी, क्योंकि ये किसान आंदोलन था। बारदौली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी। इनको कई नामों से जाना जाता है, लोह पुरुष, आयरन मैन, भारत का बिस्मार्क, इनको कई नाम से हम लोग जानते हैं। याद रखिएगा इन चीजों को। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आप आईएनसी कहते हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो राहुल गांधी वाली कांग्रेस है, उसकी स्थापना कब की गई? तो उसकी स्थापना 1885 में की गई और यह भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? कांग्रेस, जिसकी स्थापना बेटा ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई 1885 में। ठीक, यहां से इतना ही प्रश्न आता है, ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता। वैसे और भी है डिटेल में, लेकिन आपको इतना ही पढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? प्रश्न नंबर 13। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, ये चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के बारे में फुल डिटेल में मैं आपको बता वाला हूं। अगर असहयोग आंदोलन की बात करें तो गांधी जी के द्वारा 1920 में इसको प्रारंभ किया गया, तो इसका उत्तर बेटा सही होगा ये। 1922 में असहयोग आंदोलन बेटा वापस ले लिया, क्योंकि चोरी चोरा कांड हो गया। इस चक्कर में 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। अगर 1924 की बात करूं तो कांग्रेस के अधिवेशन की, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता, बेलगांव अधिवेशन होता है 1924 में, जहां पर गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1919 में दो घटनाएं होती हैं, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोनों बहुत दुखद जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो बहुत ही दुखद घटना थी, और ये रॉलेट एक्ट के बाद ये घटना हमको देखने को मिली। फिलहाल हमारा उत्तर 1920 पर चला जाएगा। अब देखो कितना अच्छा प्रश्न आ गया, क्योंकि गांधी जी से ढेर सारे प्रश्न आते हैं। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? तो मैंने बताया था कि 9 जनवरी 1915 को। कब बेटा? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? वंदे मातरम गीत का लेखक बेटा कौन था? बताइए, इस प्रश्न का उत्तर मुझे बताइए बेटा। अगर आपने उत्तर लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, तो आपका उत्तर सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखा अपने देश का, और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है बेटा। चलिए, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो इसका उत्तर समाज सुधारक हो जाए। कहीं कहीं उपरोक्त सभी दे रखा है, कहीं कहीं उपरोक्त सभी दे रखा है, समाज सुधारक थे। ठीक है, चलिए आइए 17वां प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन बेटा कब चलाया गया? ये प्रश्न पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो मैं आपको बता दूं, 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व बेटा गांधी जी ने किया। ध्यान रखना, ये दांडी यात्रा वही वाली गांधी जी ने किया, ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का बेटा उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1930। आइए आगे चलते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपके पूरे 3 गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में आयोजित किए गए। उसमें से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछा है। पहला 1930,
दूसरा 1931 और तीसरा 1932। तो हमसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछा है, तो इसका ऑप्शन जाएगा सी। और इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी बेटा इंग्लैंड गए थे, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जहां गांधी जी ने भाग लिया था। चलिए बताइए इसका उत्तर। अगर आपने 1931 लगाया है तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए आगे चलते हैं। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई? पाकिस्तान की मांग, जो पाकिस्तान आपका पड़ोसी देश है, इसकी मांग, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई? तो आपको पता होना चाहिए, लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई। और इस मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका में होती है। आपको यह भी पता होना चाहिए, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, उस समय तो बांग्लादेश नाम की कोई चीज नहीं थी। आइए, 1917 ईस्वी की कौन सी घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। हम इन प्रश्नों को कई बार देख चुके हैं, और आज की स्थिति ये है कि आज जब हमारी परीक्षा नजदीक है, तो आते आते परीक्षा नजदीक आते आते हमने सारे प्रश्नों को चूरन की तरह रट लिया है बेटा। अगर आपने इसका उत्तर रूसी क्रांति लगाया है तो आपका उत्तर सही है। इसको बहुत सारे बच्चे फ्रांसीसी क्रांति लगा देते हैं, लेकिन फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, इस बात का जिक्र होना चाहिए। और यहां पर उसने 1917 की घटना पूछी है, तो रूसी क्रांति बेटा 1917 में होती है। कक्षा 9 में आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? इसका उत्तर बताइए। निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? बताइए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? अगर आपने उत्तर चुना है खिलाफत आंदोलन, तो आपका उत्तर सही है, क्योंकि आप जानते हैं गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये तीनों आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे, लेकिन खिलाफत आंदोलन गांधी जी के द्वारा नहीं चलाया गया था। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? प्रश्न नंबर 22। वीवीआई, देखो इस चैप्टर के सारे प्रश्न वीवीआई हैं, कोई भी हल्का नहीं है। बेशक मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन वीवीआई हैं भैया। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? जल्दी बताइए। तो इसका उत्तर अगर आपने ए चुना है बंकिम चंद्र चटर्जी, तो आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है। आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है। आइए प्रश्न नंबर अगला। जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? अब यहां पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आपकी मैंने एक आध पुस्तक देखी है, वहां पर नेपोलियन लिखा हुआ है, मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो इसका उत्तर होगा बेटा बिस्मार्क। है क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा बेटा बिस्मार्क। इस चीज को आप याद रखिएगा। अभी मैं 30 सेकंड में आया, थोड़ा पानी की जुगाड़ कर लूं, प्यास लग रही है, लंबी क्लास चलेगी, इसलिए 1 सेकंड आप मुझे दीजिए, फिर मैं आपकी कक्षा ले
चलिए बच्चों, हम आ चुके हैं। थोड़ी पानी की जुगाड़ करनी थी, हमने कर ली पानी की जुगाड़। चलिए सभी बच्चे आ जाएंगे फटाफट से, कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं जाएगा। बहुत वीवीआई प्रश्न है आप लोगों के लिए। आइए अगला प्रश्न। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत बेटा किसको कहा जाता है? जल्दी बताइए। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत बेटा किसको कहा जाता है? अगर आपने उत्तर चुना है रूसो, तो आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था, इस चीज को आप याद रखिए। सामाजिक उपबंध जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक है, वह किसकी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है बेटा, वह किसकी है? जल्दी बताइए फटाफट। इसका उत्तर क्या होगा? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? इसको हिंदी में सामाजिक उपबंध कहा गया है। जल्दी बताइए फटाफट से, क्या होगा इसका उत्तर? अगर आपने इसका उत्तर लगाया है रूसो, तो आपका उत्तर बेटा सही है। आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है। चलिए, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था, मतलब कौन सा राजा था? तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, लुई 16वां। देखो यहां रोमन में 16 लिखा हुआ है, इसलिए आपको तकलीफ हो सकती है। कभी कभार वो ऐसे लिखेगा, तो ये थोड़ा देख लेना है। मैक्सिमम वो रोमन में ही लिख के देता है 16 गिनती को, है। गणित में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आपने। चलिए, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? फटाफट बताओ। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? फटाफट बताओ। सर होमवर्क दे दो, चलो होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क दे देता हूं। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जल्दी बताइए फटाफट। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, अधिकार विभाजन का प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू के द्वारा बेटा किया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? यह भी होमवर्क। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दे रहा हूं होमवर्क के लिए, इसके अनुसार आप कम से कम चीजों को देखोगे तो सही। हाँ, द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? इसको मैं करा देता हूं। द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन है? जल्दी बताइए, इसको मैं करा देता हूं। फटाफट बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ मटिस्क्यू नहीं है, ये मॉन्टेस्क्यू है। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? क्या होगा इसका उत्तर? फटाफट इसका उत्तर बता दीजिए मुझे। चलिए, अगर आपने उत्तर चुना है मॉन्टेस्क्यू, तो आपका उत्तर है बेटा बिल्कुल सही। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण, अगर इटली के एकीकरण की मैं बात करूं, तो तीन नाम यहां पर आते हैं, ध्यान रखना। एक तो मैजनी, तीनों लोगों ने मिलकर किया था। एक काबूर, और एक आपका गैरीबाल्डी। कौन? गैरीबाल्डी। तीनों लोगों का संबंध इटली के एकीकरण से है, ध्यान रखना। तो ये पूछा है 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण बेटा पूरा हो गया। चलिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति बेटा कब हुई? थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हमको देखने को मिली। चलिए चलते हैं। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यंग इटली पूछे या यंग यूरोप पूछे, दोनों का जो संस्थापक था वो मैजनी ही था। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन था बेटा, मैजनी ही था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बेटा मैजनी हो जाएगा। अब ये पूछता है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने उत्तर चुना है फ्रांस, क्योंकि
फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई और इसके साथ ही राष्ट्रवाद की शुरुआत भी हो जाती है फ्रांस की क्रांति से। तो इसका उत्तर होगा बेटा ए। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? मैंने 3 नाम बताए थे, उन 3 नाम में से देख लीजिए कौन सा है। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो गैरीबाल्डी यहाँ ऑप्शन में है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा गैरीबाल्डी। ये बिस्मार्क जो है ये जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व करता है। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को जाता है। ओटो वन बिस्मार्क, ध्यान रखना ये वाला। ठीक, चलिए अगर मैं नेपोलियन बोनापार्ट की बात करूं, नेपोलियन बोनापार्ट की बात करूं तो इसने 1804 में नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता के नाम से एक कानून बनाया, इसमें ध्यान रखना। पुनः जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? पुनः जागरण युग का अभ्युदय, पुनः जागरण युग की शुरुआत किस देश में हुई? वैसे यहाँ रोम उसने बोल दिया, रोम नहीं होना चाहिए, या इटली। कोई और ऑप्शन रखता तो ठीक रहता है कि नहीं। चलिए इटली में हुआ बेटा। आइए आगे चलते हैं। 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? जो फ्रांस में 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति हुई उसके दौरान क्या हुआ? फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या होगा। फटाफट मुझे बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अगर आपने इसका उत्तर लिखा है गणतंत्र की स्थापना, तो आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है। गणतंत्र की बेटा इसमें स्थापना हुई। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना बेटा किस वर्ष हुई? जल्दी बताओ। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो आपको अभी मैंने बताया 1848। अगर आपसे ऑप्शन में आया है तो टिक कर दीजिए। 1815 में बेटा वाटरलू का युद्ध लड़ा गया। वाटरलू का युद्ध लड़ा गया और इस वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार होती है, मित्र राष्ट्रों से उसकी लड़ाई हुई, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेपोलियन हम सभी जानते हैं फ्रांस से संबंधित था और 1804 ईस्वी में इसने क्या बनाया? नागरिक संहिता, नागरिक संहिता या इसको नेपोलियन संहिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेपोलियन संहिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमको 1804 में नेपोलियन के द्वारा देखने को मिली। फिलहाल नेपोलियन का संबंध फ्रांस से है। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई? मैं आपको बता दूं, जब वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई तो फ्रांस के साथ 1815 ही ईस्वी में वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया। वियना कांग्रेस सम्मेलन या संधि भी बोलते हैं इसको, ये आयोजित किया गया और इसकी जो अध्यक्षता है बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा रहा हूं, वह ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक नाम का एक व्यक्ति था। कौन था बेटा? मैटरनिक नाम का व्यक्ति था। मैटरनिक नाम का व्यक्ति उसने इसकी अध्यक्षता की। 1815 वियना में ये आयोजित की गई, इसलिए इसको वियना कांग्रेस संधि के नाम से, सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ये फ्रांस के साथ की गई थी। तो ये पूछा है इसके बाद किस वंश का शासन पुनर्स्थापना हुई? तो यहाँ बुर्बो वंश जो है इसकी स्थापना बेटा इसके बाद हमको पुनर्स्थापना देखने को मिलती है, बुर्बो वंश की। चलिए आगे चलते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो अगर आपने फ्रैंकफर्ट की संधि चुनी है तो आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है।
अब देखिए 42वां प्रश्न क्या कहता है, रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई। तो हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बिस्मार्क के बारे में बताया था कि बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। चलिए अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ओटो वन बिस्मार्क के बारे में बता दिया है बेटा। चलिए मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। अगर आपने उत्तर 10 दिसंबर चुना है तो आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है। यहां से ये वीवीआई है बेटा, ये बहुत वीवीआई है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना किसके द्वारा की गई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई और इसका हेडक्वार्टर क्या कहां पर है ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना जनवरी 1995 में की गई और इसका जो हेडक्वार्टर है बेटा वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, जेनेवा में है और विकसित देशों के द्वारा इसको शुरू किया गया। ध्यान रखिए इस चीज को, बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों चीजें पूछता है, कब, जनवरी 1995 और हेडक्वार्टर कहां पर है, ये दोनों बातें आपसे कई बार पूछता है। 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया, बताइए। फटाफट बताइए। अगर आपने हार्मिन्स उत्तर लगाया है तो आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है। वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची, कौन सी थी बेटा वो, फटाफट बताइए। अगर आपने उत्तर चुना है चेचक तो आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा। आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस देश पर पड़ा, क्या होगा इसका उत्तर। अगर आपने उत्तर चुना है अमेरिका तो आपका उत्तर है बेटा बिल्कुल सही। चलिए आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। वही विश्व मंदी, विश्व आर्थिक मंदी या महामंदी उसी की बात कर रहा है। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष शुरू हुआ, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अगर आपने उत्तर 1929 चुना है तो आपका उत्तर बेटा बिल्कुल सही है। भारत के अनुबंधित मजदूरों को निम्न में से किन देशों में ले जाया जाता था। भारत के अनुबंधित मजदूरों को निम्न में से किन देशों में ले जाया जाता था, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अगर आपने उत्तर चुना है उपयुक्त सभी या उक्त सभी तो आपका उत्तर बेटा बिल्कुल करेक्ट है। रेंडर पेस्ट क्या था, ये कई बार हमने बता दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है। रेंडर पेस्ट क्या था तो आपको पता है यह एक पशु रोग था। क्या था, पशु रोग था। ठीक, चलिए तो मुझे लगता है हमारी जो आज की संपूर्ण सामाजिक विज्ञान की प्रैक्टिस ये सरस्वती माँ है, इनको प्रणाम कीजिए बेटा, क्योंकि यही इन्हीं का आशीर्वाद रहेगा तभी आप जिंदगी में कुछ करने वाले हो। क्योंकि ये सरस्वती माँ है, विद्या की माँ है, हम सभी को आपको इनके द्वारा ही विद्या दी जाती है, इन्हीं का आशीर्वाद रहता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बताऊं अब आपको क्या करने की आवश्यकता है। आपको नया नहीं पढ़ना, मैं आपको सामाजिक विज्ञान विषय में बता रहा हूं, आपको नया नहीं पढ़ना। आपने जो पढ़ रखा है उसी का आपको बार बार क्या करना है, उसी का बार बार बेटा आपको रिवीजन करना है, ताकि आप कोई कंफ्यूजन आपको हो रही हो तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। लगातार रिवीजन कीजिए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन नया नहीं पढ़ना। वही पढ़ना है जो हमने पढ़ रखा है, उसी का रिवीजन हमको करना है बहुत अच्छे तरीके से। समझ में आया है मैं क्या कह रहा हूं। और सरस्वती माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और आप सभी बच्चे बहुत अच्छा करके आओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो प्यारे बच्चों, अब हमारी इस क्लास को हम यहाँ समाप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि
आपकी तैयारी कराना ही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि अब हमारी कक्षा में प्रश्नों की संख्या समाप्त हो चुकी है। इसलिए अब हम फालतू का टाइम आपके साथ व्यतीत नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे इतना ज़रूर कहेंगे कि आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप अपना, अपने घर वालों का, सभी का ख्याल रखिए। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। आप पेपर के लिए जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बच्चों, गुड नाइट।